Yes, a very good morning to all of you. Feeling fresh? पक्का? आज का सेशन जब एंड होगा, आप लोगों को अभी जितना फ्रेश फील हो रहा है उससे 10 टाइम्स ज्यादा फ्रेश फील होगा। कुछ नास के कांधे इधर क्लास में बैठे हुए, जो नास के कांधे हैं, जिनको रंग में भंग डालना बहुत अच्छे से आता है, उन स्टूडेंट्स को मैं आज इतना ही कहूंगा, काबू में रहो वरना आप बेकाबू हो जाओगे। आज का जो सेशन है, मैं आपको कह रहा हूं, बहुत ही इनोवेटिव वे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल। ये जब मैं एक्चुअली आज के इस दिन का प्लानिंग में 1 महीने से कर रहा था। सो लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड। करेक्ट, लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड। आज प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो। वर्चुअल स्टूडेंट्स तुम भी सुन लो, अच्छा लगेगा। देखो, ऐसे डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स होना, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, पता है क्या? इतना सब करने की इच्छा रख रहा हूं, बट यहां से आप लोगों से उस तरह का रिस्पांस जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और ये कुछ सारे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, 4-5 नास के कांधे जो ये कर रहे हैं। लड़कियां में बहुत सिंसियरिटी है, बॉयज ज्यादा प्रॉब्लम है, ये मैंने हर वक्त देखा है। और जो लड़कियां बॉयज साइड में बैठती है उनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है बाद में, बट ये जनरल ऑब्जर्वेशन देखा गया। अच्छा, ज्यादा उत्तर मत दो, ध्यान दो। जब ये सेक्शन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर सेक्शन 143 हमें पढ़ना था, मैं इस सेक्शन को लेकर डेफिनेटली सीए फाइनल में, हम लोग सीए फाइनल के लॉ में भी अकाउंट्स ऑडिट ये चैप्टर है, उस वक्त हम डिस्कस करते थे। बट हर वक्त मुझे लगता था ये जो 143 सेक्शन है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स को लेकर, खास करके इसको अगर हम कुछ ज्यादा इनोवेटिव वे में पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसको लेकर 1 महीने पहले, एग्जैक्टली 1 महीने पहले मैंने डिस्कशन किया था, और इसको लेकर आज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले उस डिस्कशन का जो मैंने 1 महीने पहले किया है। अब वो जो पर्सन है जो आपके सामने आने जा रहा है, वो एक बड़ा हस्ती है। बड़ा हस्ती इसलिए बिकॉज मैं वाकई में ये बड़ी हस्ती जो मैंने ऐसे बड़े ने कहा, ऐसा बड़े हस्ती नहीं कहा, ऐसा बड़ा हस्ती नहीं कहा मैंने तुझे खड़ा होने के लिए। मैंने बड़ा हस्ती का मतलब कहा एक ऐसी हस्ती जो आज से, मैं ध्यान से सुनो, आज से 1.5 साल पहले वो हस्ती हम जैसे ही साधारण हस्ती थी। सब लोग हैं मेरे साथ, सुन रहे हो मेरी बात? बट कहते हैं ना, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन देयर ड्रीम्स। आई रिमेंबर आज से लगभग 2 साल पहले, यस, इन 2000 आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 15, जब एक्सपर्ट फॉर्म होके हार्डली 8-10 महीने हुआ था, दिवाली का वक्त था, उस वक्त हम लोग का एक गेट टुगेदर था। उस गेट टुगेदर में एक डिस्कशन हुआ कि व्हेन यू हैव सो मच पोटेंशियल, व्हाई यू नॉट एक्सप्लोरिंग योर आइडियाज एंड थॉट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। इट स्टार्टेड विद दैट थॉट इन अ एक्सपर्ट गेट टुगेदर। मैं आपको पूरा स्टोरी दे रहा हूं। एंड देयर आफ्टर रचना फड़के रानडे, अ वेरी कॉमन नेम, एंड आई विल से, मैं बिलीव करता हूं 2 साल पहले शी वॉज समवेयर, मैं ये कहूंगा एक्सपीरियंस वाइज, टीचिंग वाइज, समवेयर below all the teachers in expert. But today, after 2 years, she is above all the teachers of expert in teaching experience through a diversified portfolio, जिसको हम कहते हैं people, diversified people all over India. And we proudly, even Vinod agrees with this, her teaching experience in the last 2 years have surpassed Vinod, as she has taught to Indian Army, she has taught to CID, she has taught to CBI department, she has taught to Government of India departments, different people for forensic audit. She's a CB resource person,
and she had done listed companies audit for last 3 years. She's been doing consistently. She helps her brother who is into practice. When I was having a thought for 143, when we had got that notes, तो मैंने सोचा कुछ इनोवेटिव वे में करते हैं. एंड उस वक्त मैंने रचना मैडम को फोन लगाया और उनको कहा ये जो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर सेक्शन है, मैं अभी तक सीए फाइल में पढ़ाते आया हूं, बट मुझे ऐसा लगता है ये थियोरेटिकल सेक्शन अगर जो ऑडिटर है, जो एक्चुअल ऑडिटर है, इवन दो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट मी टेल यू आई एम नॉट इनटू प्रैक्टिस, बीइंग इनटू कोचिंग प्रोफेशन, आई एम नॉट इनटू प्रैक्टिस. तो मैंने कहा जो ऑडिटर फुल फ्लेज्ड है और जिससे ऑडिट कर रहा है, अगर उसको हम पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, जो एक कंपनी का ऑडिट करते हो, जो ऑडिटर को हर वक्त जिसके बारे में अवेयर रहना पड़ता है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर को, अगर वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो उसमें एक अलग मजा आएगा. तो वी हैड अ चैट. तो मैंने उसको कहा क्या आप ऐसा कुछ कर सकती हो? तो शी सेड दैट एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए अगर आप बोल रहे हो तो चलो ठीक है, वी कैन डू फॉर इट. बट फिर मैंने उनको कहा मैडम हमें इनोवेटिव वे में करना है, कुछ इनोवेटिव सोचो, जो आपने आज तक पढ़ाया होगा वैसे नहीं. तो शी सेड ओके लेट मी थिंक ओवर इट. और फिर पिछले 5-6 दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे. वी हैव कम टू अ पॉइंट ओवर हियर. आज आप उसको महसूस करने वाले हो. सब लोग 143 सेक्शन एक स्पेशलाइज्ड पर्सन से सुनना चाहते. आर यू प्रिपेयर्ड? कुछ इनोवेटिव करना है, काउंटडाउन स्टार्ट करना है. जैसे काउंटडाउन करेंगे रचना मैडम क्लास में आनी चाहिए, और अगर वो नहीं आई तो मैं पढ़ा दूंगा. 10 मैं बोलूंगा, मेरे साथ बोलो, मेरे से आगे मत जाओ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट. रचना मैडम आई क्या? ओ 0. सुन लो, रचना को अभी तो मैंने आपको कुछ 2 मिनट पहले आपके साथ जो डिस्कस किया, मैं आपको एक अलग हकीकत बताता हूं. आज से जैसे मैंने आपका 2 साल पहले हमारी डिस्कशन हुआ था कि रचना व्हाई नॉट एक्सप्लोरिंग योर पोटेंशियल एंड टैलेंट. आज जब वो इस पोडियम पर है, यहां पर मुझे भले ही आपके सामने उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, बट कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर मुझे, प्रशांत सर को, विनोद सर को और सुशील सर को, हम सबको वो इंट्रोड्यूस करती है. रीजन इज वेरी सिंपल, शी हैज गॉट डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स एंड क्लाइंट. स्टूडेंट्स तो उसके टीचिंग का एक हिस्सा है. और मैं इतना ही कहूंगा, शायद से वर्चुअल सेंटर स्टार्ट होके आपके कितना 6 to 8 months वर्चुअल सेंटर्स हियर स्टार्टेड फॉर ऑडिट. हम लोग ने सोचा था, अभी तक स्टार्ट करना अभी बाकी है. In Maharashtra, she has 25 virtual centers for her audit lectures. मैं इतना ही कहूंगा, and it nowhere there expert is involved. ध्यान दो, specifically nowhere there is expert involved. It is personally her own 25 virtual lectures. ऐसे नहीं कि centers. Expert का हर जगह पे center होगा जरूरी नहीं है, but she has virtual centers and for CA final audit also she has been doing it. ज्यादा आपका वक्त लूंगा नहीं, उसका इंट्रोडक्शन मुझे आपको करने की जरूरत नहीं है. बट मैं इतना ही कहूंगा, रचना जो 143 का जो इनोवेटिव वे हमने डिस्कस किया था, मुझे भी वो सीखने में आज बहुत मजा आएगा. सो मैं भी इन स्टूडेंट्स के साथ बैठने वाला हूं और मैं भी एंड में तुम्हें क्वेश्चंस पूछने वाला हूं. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. आई एम अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट. मैं बैक बेंचर था बट अब नहीं हूं. मैं एक सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं, सुन लो भाई, मेरे टुकड़े मत करो. मैं जो सिंसियर क्लास में ग्रुप है उन साइड में बैठने वाला हूं. तो ध्यान दो, आई एम गोइंग टू सिट इन द गर्ल साइड ओवर देयर. बट या तैया फालतू टाइम बस मत करो. ध्यान दो, अगर मैं यहां पर बैठा हूं, किसी ने भी फालतू टाइम पास किया, जयेश ध्यान रख, किसी ने भी किया तो उसको संभालने की जिम्मेदारी तेरी होगी पहले, उसके बाद मेरी होगी. सो इट्स अ रिक्वेस्ट,
हमको सेक्शन 143 सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ 143 सेक्शन पढ़ाने के लिए वो आपके पास आई है यहाँ पर इस लेक्चर में. शी हैज गिवन अ टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से नॉट टू से एनीथिंग. थैंक्स वगैरह हम बाद में करेंगे, बट पहले वर्चुअल लेक्चर तो वो बहुत लेती है. आज लाइव लेक्चर आपके सामने लेगी. बाकी आई हैंड ओवर द माइक प्रोसीडिंग्स टू रचना एंड आई एम सिटिंग एज अ स्टूडेंट ओवर देयर नाउ. इज इट क्लियर? मैं मेरा बुक लेके जाता हूँ. अच्छा, नोट भी लिखो. माझं पण आणलं नाही. गुड आफ्टरनून. फील्स ग्रेट टू बी हियर. चलो आज कौन सा सेक्शन पढ़ने वाले? आई लव माई ड्यूटीज. ओके, हम बचपन में 143 बोलते थे, है ना? हाई स्कूल में किया ना सब ये 143. हाई स्कूल में क्या बोलते थे 143 को? सबको याद है? ताज हो रही? यस. नहीं, क्या किया तूने हाई स्कूल में फिर? सो आई एम श्योर एवरीवन रिमेंबर्स द एक्रोनिम 143. अपन तब छोटे थे, तब आई लव यू वगैरह ऐसे फालतू बातों में ऐसे, है ना, तो छोटे छोटे एकदम. अब अपन बहुत जिम्मेदार हो गए, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए. तो अब अपन इस 143 को क्या करने वाले हैं? आई लव माई ड्यूटीज. सेक्शन 143 इज आई लव माई ड्यूटीज. ये एग्जाम में नहीं लिखना है कि आई लव माई ड्यूटीज. ओके, एग्जाम में क्या लिखना है? ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर. समझ में आ गया? सो आज का अपना सेक्शन है अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. राइट. पावर्स तो सबको अपने, सबसे पहले मतलब जिम्मेदारी बाद में, सबसे पहले मुझे पावर क्या है बताओ मेरी. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी सिंगल पर्सन. ड्यूटी वगैरह बाद में देख लेते, पहले मेरा हक मुझे क्या है ये बताओ. राइट. सो आज अपन ऑडिटर के हक क्या क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द ऑडिटर, इससे स्टार्ट करने वाले. बहुत सिंपल है इसमें अपन. सो 143 बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन सेक्शन. सम पॉइंट, सम सब सेक्शंस आर वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड. बहुत टेक्निकलिटीज आती है एंड कोई कोई बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो जो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें ज्यादा टाइम नहीं डालना है अपने को. राइट. सो 143(1) क्या है देखो. सबसे पहला पावर्स ऑफ द ऑडिटर, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स. बहुत फालतू है. अरे अगर ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट का एंड वाउचर्स का एक्सेस करने का पावर ही नहीं दिया तो क्या उधर जाके भजन करने वाला है क्या वो? हाँ. So of course can I say that is a very basic power that the auditor must be given? Yes. But please understand what do you mean by giving access to the books of accounts? उसको इज्जत से मांगना पड़ेगा कि I need to verify the cash book, I need to verify the bank book, I need to verify the journal. Access मतलब उसको अपने CID तो सबने देखा है. अगर अपने इंस्पेक्टर को दया, इंस्पेक्टर कौन वो ACP प्रद्युम्न, उसको अगर लगता है कि उस अलमारी में कुछ छुपा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या नहीं से दया तोड़ दो दरवाजा. वैसे वैसे अंडरस्टैंड. कैन ऑडिटर से आर्टिकल तोड़ दो दरवाजा, ऐसे बोल सकता है क्या? अगर क्लाइंट ने मना कर दिया तो क्या बोलेंगे? पढ़ो पढ़ो 143(1) पढ़ो, क्या लिखा है? एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट. ऐसा वाला एक्सेस नहीं है. इट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ एक्सेस. इज्जत से वाला एक्सेस है. इज्जत से एक्सेस मतलब क्या? वी विल हैव टू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट दैट काइंडली प्रोवाइड अस ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट. जब मैनेजमेंट देगा तब वेरीफाई करेंगे. इन्वेस्टिगेशन टाइप एक्सेस है या नहीं है? बोलो नहीं है. इज दिस एक्सेस का मीनिंग क्लियर एवरीवन? यस. कैन वी मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट इमीडिएटली? यस. सेकंड पॉइंट कौन सा देखो? ही इज एंटाइटल्ड टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. सो बहुत सिंपल बात है. अगर मुझे कोई कोई चीज है, हर एक बात का मुझे क्या रिटन एविडेंस मिलेगा या कभी कभी ओरल एविडेंस मिलेगा? ओरल एविडेंस मिलेगा. इफ आई इंक्वायर समथिंग टू द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट बोल सकते हैं तू कौन, तेरे को क्यों बताओ? नहीं. क्या ऑडिटर को हक दिया है? क्या ऑडिटर को पावर दिया है? क्या पावर दिया है? क्या पावर दिया है? टू गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. ओके. अच्छा, इसके बारे में और भी डिटेल में बातें हम ऑडिट जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ने वाले. आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूं. अगर मैनेजमेंट बोला अरे वो आपकी पावर है ना, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? आपकी पावर है. हमको किसने बोला आपको देने के लिए? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? मैनेजमेंट इज सेइंग कि कंपनीज एक्ट ने किसको पावर दिया? तुमको पावर दिया. ऑडिटर तुमको पावर दिया. हमारा ऑब्लिगेशन किधर है?
मैनेजमेंट को थोड़ी ना बोला है कि कंपलसरी आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, कंपलसरी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट देने पड़ेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑडिट वी साइन अ लेटर फ्रॉम द मैनेजमेंट। ओके, एक लेटर में लिख के लेते हैं कौन सी चीजें, ये सब चीजें, कि मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पावर्स है एंड आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर आपने हमारे साथ ये कोऑपरेट नहीं किया तो हम ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये बात किसको बता देंगे, शेयर होल्डर्स को, कि आपने कोऑपरेट नहीं किया है, आपने हमको नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन नहीं दिया है, आपने हमको अगर कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए था ऑन अ स्पेसिफिक मैटर वो भी आपने हमको नहीं दिया। सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये ऑडिटर बोल सकता है क्या? हाँ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, स्टार्ट में वो लेटर साइन करके लेना है मैनेजमेंट से या एकदम एंड में? एकदम स्टार्ट में, ऑडिट शुरू होने से पहले लेना है। Okay, so have we informed the management that these are my powers? I require this cooperation from you? Yes. Clear है? Can we move on to the third point? क्या लिखा है? Access to records of all its subsidiaries. The auditor of a company, which is a holding company, shall also have the right of access to the records of all its subsidiaries in so far as it relates to the consolidation of its financial statements with that of its subsidiaries. In simple words, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, टाटा सन्स, आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी। यस, टाटा सन्स इज द होल्डिंग कंपनी। टाटा सन्स की ढेर सारी सब्सिडियरीज है, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कॉफी, टाटा एलेक्सी, बहुत ज्यादा है। स्टारबक्स भी अभी टाटा, हाँ, उस दिन मतलब कभी मंदिर के सामने इतनी बड़ी लाइन देखी नहीं थी, बट स्टारबक्स के सामने इतनी बड़ी लाइन देखी मैंने उस दिन, है ना। तो टाटा के बहुत ढेर सारी कंपनीज है, ये सभी टाटा की क्या है, सब्सिडियरीज है। अब ध्यान से सुनो, मैं किसका ऑडिट कर रही हूं, मैं कर रही हूं टाटा सन्स का ऑडिट, मेन होल्डिंग कंपनी का मैं ऑडिट कर रही हूं, टाटा सन्स का मैं ऑडिट कर रही हूं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, क्या ऑडिट करते वक्त मुझे सिर्फ एक कंपनी के ऊपर, मतलब सिर्फ टाटा सन्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट करना होता है, या टाटा सन्स प्लस सब्सिडियरीज प्लस एसोसिएट्स प्लस जेवीज सब मिला के? अब इसके लिए अगर आपको टेक्निकल वर्ड समझना है तो द टेक्निकल वर्ड इज नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने सुना है कभी वर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसमें क्या आता है बोलो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, मतलब वो खुद होल्डिंग कंपनी, मतलब टाटा सन्स प्लस व्हाट, सब्सिडियरीज प्लस एसोसिएट्स प्लस जेवीज, जॉइंट वेंचर्स, ये सभी मिला के, जैसे स्टारबक्स इज अ जॉइंट वेंचर विद टाटा, राइट। सो ये सभी मिला के क्या प्रिपेयर होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड एक क्या बने आपके, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, मतलब क्या मैम, क्या हर एक कंपनी के दो बैलेंस शीट बनते हैं? हाँ, दो P&L बनते हैं? एक ही बनता है ना। इसी टीचर का पूछने का तरीका आंसर बताता है ना। दो बनते हैं ऐसे में बोला, इसे एक ही बनता है। अगर मैंने बोला होता था कि दो बैलेंस शीट बनते हैं कि नहीं, तो सब कहते थे हाँ दो ही बैलेंस शीट बनते हैं। इट डिपेंड्स ऑन माय टोनिंग, करेक्ट। लॉजिकली बोलो फ्रेंड्स, क्या दो बैलेंस शीट्स बनेंगे? यस, दो बैलेंस शीट्स बनेंगे। कौन से दो बैलेंस शीट्स बनते हैं? पिछली बैच में ऐसे हुआ था, एक लड़के ने बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, मैम दो बनते हैं। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, अरे वाह, पूरा क्लास नो नो चिल्ला रहा है, एंड एक ही बंदा बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है दो बैलेंस शीट बनते हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड बेटा, प्लीज गिव मी द आंसर, कैसे दो? तो लगा करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। वैसे नहीं, ओके। दो कौन से बैलेंस शीट बनते हैं? एक बनता है, अरे नहीं रे इनकम टॅक्स ने आपण कंपनी, अरे यार कसं होणार रे? अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे बच्चों? कंपनीज एक्ट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स एक्ट राइट नाउ, ओके। दो बैलेंस शीट कौन से बनते हैं? वन इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने एग्जांपल में बैलेंस शीट ऑफ ओनली टाटा सन्स, ओनली टाटा सन्स, बट होल्डिंग कंपनी मतलब, ठीक है। अब आपका जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, और एक बैलेंस शीट बनेगी जिसमें कौन कौन आएगा? टाटा सन प्लस टाटा मोटर्स प्लस टाटा स्टील प्लस टाटा कॉफी प्लस टाटा लोड्स ऑफ सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट्स, ये सभी मिला के भी एक बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। क्या इसके ऊपर भी, क्या ये बैलेंस शीट बराबर बनी है? क्या क्या इसका, अभी जैसे मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बोला, आई एम श्योर एवरीवन नोज
फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्मिनोलॉजी. सो फटाफट बोलो, क्या 2 बैलेंस शीट बनेंगे? क्या 2 P&L बनेंगे? क्या 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेंगे? क्या 2 नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे? क्या 2 ऑडिटर्स रिपोर्ट बनेंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट भी 2 बनेंगे. ओके, टोन चेंज हुआ था ना ऑफिस ऑडिटर्स रिपोर्ट के. अरे यार, थोड़ा लॉजिकली सुनो. कुड इट बी पॉसिबल दैट टाटा सन्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? There are no frauds, there are no errors. Everything is done as per law. Everything is done as per following compliance of accounting standards. Could it be possible that इन सब में से किसी एक में गड़बड़ है, किसी एक में एरर्स हुए, किसी एक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुए, शायद कंसोलिडेशन का प्रोसेस ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हुआ है? पॉसिबल और नॉट? सो क्या लॉजिकली मुझे 2 अलग ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करने पड़ेंगे? यस और नो? यस. सो प्लीज अंडरस्टैंड. अच्छा, ये हर एक कंपनी के लिए नहीं होगा. जैसे एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, क्या एक्सपर्ट एकेडमी के भी 2 बैलेंस शीट्स बनेंगे? नहीं. क्यों नहीं? इनकी कोई सब्सिडियरी नहीं है, इनकी कोई एसोसिएट नहीं है, इनकी कोई जेवी नहीं, इसीलिए एक बनेगा. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टाटा सन्स, जनरली लिस्टेड कंपनीज, बड़ी कंपनीज, क्या इनकी एक तो सब्सिडियरी रहेगी? अदरवाइज हटाई हो जाएगी ना. इतनी बड़ी कंपनी लिस्टेड एंड एक भी सब्सिडियरी नहीं है, ऐसे तो नहीं होना जनरली. करेक्ट. सो बड़े कंपनीज के लिए कितने फाइनेंशियल्स बनेंगे बोलो? 2. एंड अगर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे तो 2 ऑडिटर्स रिपोर्ट बनेंगे. इज दिस लॉजिकली क्लियर? एट द एंड ऑफ द सेशन, मैं ऑडिटर हूं फाइनली एट हार्ट. सो मैं जो कुछ भी बातें बोल रही हूं, आई ऑलवेज बिलीव दैट पीपल डोंट टेक माई वर्ड्स एट वैल्यू. उन्होंने चेक करना चाहिए. सिर्फ रचना मैम ने बोला इसलिए होता है, दैट इज नॉट करेक्ट. कल अगर किसी ने आपको पूछा 2 ऑडिट रिपोर्ट बनते हैं क्या? हाँ, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे 2 ऑडिट रिपोर्ट बनते हैं. किधर देखा आपने? रचना मैम ने बोला ना. ऐसे नहीं होना चाहिए. आपने क्या बोला था? हमने खुद देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है. ओके, सो मैं आपको यहाँ पे इन्फोसिस कंपनी, आई एम श्योर एवरीवन हैज हर्ड अबाउट दिस, मैं आपको इन्फोसिस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ, जिसमें आपको 2 बैलेंस शीट्स, 2 P&L, 2 कैश फ्लो, 2 नोट्स अकाउंट्स, 2 ऑडिटर्स रिपोर्ट भी मिल जाएंगे. इज दिस क्लियर नाउ? सो अगर मैं टाटा सन्स का ऑडिट कर रही हूं तो लॉजिकली बोलो बच्चों, क्या मेरे पास पावर होना चाहिए? क्या मेरे पास पावर होना चाहिए टू एक्सेस द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज एज वेल? समझ में आया ना? पक्का. सो अब लॉजिकली तीनों पावर्स क्या है विदाउट लुकिंग इनटू द नोट्स बोलो. सबसे पहले मैं उधर जाके भजन नहीं करने वाली हूं, तो आई नीड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट. राइट? डायरेक्ट दया दरवाजा तोड़ दो वाला, इज्जत से. ठीक है. सेकेंड, कैन आई आस्क फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट? यस. एंड नंबर 3, will I have access to the subsidiaries books of accounts as well? Yes. Powers समझ में आ गए? Very good. Can we move on? चलो, is this clear? Powers of auditor? Yes. अच्छा, आता स्क्रोल डाऊन करायला गंमत आहे. पेनला परत क्लिक करू? नाही बाई, स्क्रोल डाऊन कशी करू? पण मग हातानेच नाही ना, हे आता पेन उठायला लागलं. असं हसायचं नाही मला. मी नीलम सरांचा लॅपटॉप वापरते की नाही मग. चलो सर कुछ भी मजाक उड़ाते मेरा. चलो आप आगे जाएंगे. चलो, वेयर आर वी ऑन? वी आर ऑन ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. ठीक है, अभी राइट्स देख लिए, अपने पावर्स देख लिए. नाउ वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड सर्टन ड्यूटीज. ओके, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स विल नो दिस कि ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में 2 सबसेक्शन जो मैं आपको स्पेसिफिकली अभी कवर कराने वाली हूँ. वन इज गोइंग टू बी सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 एंड वन इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 3. 2 सबसेक्शन से पहले अपन स्टार्ट करने वाले. ओके, आर यू गेटिंग? ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन मोर टाइम. कौन से 2 सेक्शंस करने वाले अपन? 143(1) and 143(3). Okay. If you go to your notes now, go into your notes. We are going to read this duties of auditor. सबसे पहले कौन सा लिखा है देखो? Matters of inquiry. The auditor may also inquire into the following matters, namely. So यहाँ पे काय की ड्यूटी है अपने को? What is the duty? Duty to
इंक्वायर. वेरी गुड. ओके, सबसे पहले सेक्शन नंबर 143(3) इज अबाउट व्हाट? ड्यूटी टू इंक्वायर. यहां तक ओके? क्या क्या इंक्वायर करना है, किधर लिखा है? क्या क्या इंक्वायर करना है, किधर लिखा है? वही तो इस सेक्शन में लिखा है ना, 143(1) में लिखा है. क्या क्या इंक्वायर करना है? सबसे पहले, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड. लोन्स कैसे होने चाहिए? सिक्योर्ड होने चाहिए. कौन चेक कर रहा है ये? ऑडिटर चेक कर रहा है. ऑडिटर कौन होने वाला है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. बराबर ना? ये चेक कर रहा है ऑडिटर. आगे, एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव मेड आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स. प्रीजुडिशियल, क्या ये वर्ड पहली बार आया आपको? क्या प्रीजुडिशियल आपको वर्ड ऑलरेडी पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीजुडिशियल? टेल मी. हाँ, हार्मफुल. एब्सोल्युटली. अगर आपको लगता है कि कंपनी ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है विच इज हार्मफुल फॉर द कंपनी, विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज प्रीजुडिशियल टू द कंपनी. उधर एक बार वापस से मीनिंग लिख लो. प्रीजुडिशियल के यहाँ पे मीनिंग लिखना हार्मफुल. प्रीजुडिशियल का मीनिंग लिखा हार्मफुल. ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा, सो क्या अपन चेक कर रहे हैं? वेदर the company has given any loan and advance which is prejudicial to the interest of the company. Let me give you a simple example on that. Okay, वापस से वही एग्जांपल लेते हैं. टाटा मोटर्स का आप ऑडिट कर रहे हो. टाटा मोटर्स ने क्या किया? टाटा मोटर्स ने खुद ने एक लोन लिया. कितने परसेंटेज पे? लेटर से 8% पे लोन लिया. एंड उनकी ही एक सब्सिडरी है. किसकी सब्सिडरी? टाटा मोटर्स की सब्सिडरी. क्या लाइफ में सिर्फ टाटा सन्स को सब्सिडरी हो सकती है? नहीं, टाटा मोटर्स को भी सब्सिडरी हो सकती है. ठीक है, सो टाटा मोटर्स की कोई सब्सिडरी है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बेकार है, बैंक इसको लोन नहीं देना चाहती है, तो टाटा मोटर्स ने क्या किया? टाटा मोटर्स ने खुद ने लोन लिया. लेट अस से एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. ओके, कितने पे लिया? 8% पर एनम पे लोन लिया. एंड उन्होंने क्या किया? अपने सब्सिडरी को सस्ते से देंगे या महंगे से देंगे? सस्ते. बेचारे अपनी सब्सिडरी, गरीब बेचारी है ना, तो इसको 1% से लोन दे दिया. इज इट, वर्ड क्या है? इज इट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? यस. यहां तक समझ में आया क्या? ऑडिटर को समझ में आया प्रीजुडिशियल है, कंपनी के हित के अगेंस्ट है. इज इट गोइंग टू हार्म द कंपनी? यस. इज इट गोइंग टू हार्म इट्स प्रॉफिटेबिलिटी? यस. इन टर्न इज इट गोइंग टू हार्म द शेयर होल्डर्स? यस. क्या ऑडिटर बोलेगा ये शेयर होल्डर्स को? शेयर होल्डर्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट में बोल रहा है, ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिख के देना चाहिए कि नहीं उसने, कि इन्होंने जो लोन दिया है ये क्या है? प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है. क्या ऑडिटर ने ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये लिख के देना चाहिए क्या? हाँ या नहीं? आंसर इज नो. क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इट्स अ ड्यूटी टू इंक्वायर. ठीक है, अब अगर मैं आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का मैं आपको कीवर्ड बताऊंगी, की फ्रेज बताऊंगी. इट इज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट. ओहो, अब समझ में, अब दिमाग की बत्ती जल गई. व्हाट इज 143(3)? 143(3) इज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट एंड 143(1) इज अ ड्यूटी टू इंक्वायर. सिर्फ इंक्वायर करो, आप इंक्वायर करो. अच्छा, सस्ते से देना इज इक्वल टू फ्रॉड हुआ क्या? कुछ एरर हुआ क्या? कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वायोलेट हुआ क्या? कोई कंपनीज एक्ट का सेक्शन वायोलेट? नहीं 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 नहीं. इसीलिए अपन शेयर होल्डर्स तक शायद ये बात नहीं पहुंचाएंगे. ये सिर्फ अपने को क्या दिया है? ड्यूटी टू इंक्वायर किया है. यहां तक ओके. फिर मैम हम कैसे बताएंगे इसका ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा? इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियंस ये सब पता होना चाहिए. ये सब आपको ऑडिट में आता है. ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट्स है रिलेटिंग टू कैसे ओपिनियन देंगे, क्या देंगे, वो अपन थोड़ा सा बाद में करेंगे. फिलहाल इतना सिर्फ क्या समझना अपने को? क्या मुझे शेयर होल्डर्स को बताना है या नहीं? नहीं. क्यों नहीं? इट्स अ ड्यूटी टू इंक्वायर. इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी गुड. सेकंड, whether transactions of the company which are represented merely by book entries are again prejudicial to the interest of the company. ऊपर क्या पढ़ा था हमने? लोन्स एंड एडवांसेस प्रीजुडिशियल है क्या? उसका एग्जांपल समझ में आया? आप क्या बोल रहे हैं? कोई ट्रांजैक्शन प्रीजुडिशियल है क्या?
transaction which is represented merely by book entry. Anyone can give me an example of this? A transaction which is just a book entry. CRR, okay. Revaluation, okay. Provision, perfect. ठीक है ना, तीनों भी करेक्ट एग्जांपल्स है. मतलब कोई किसी को कुछ पैसा दे रहा है, किसी से कुछ ले रहा है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रही है, सिर्फ बुक एंट्री है, सिर्फ बुक एंट्री. अब बुक एंट्री प्री जुडिशियल कैसे बनी? क्या एक्सेस प्रोविजनिंग हो सकता है? क्या शॉर्ट प्रोविजनिंग हो सकता है? जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा रिवैल्यू कर दिया, क्या ये भी प्री जुडिशियल हो सकता है? हाँ. क्या मुझे शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स नहीं, ये ड्यूटी टू इंक्वायर है. समझ में आया? वेरी गुड. सो अगर आप सिर्फ इन शॉर्ट एग्जांपल लिखना चाहते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्री एंड विच इज प्री जुडिशियल. क्या एग्जांपल लिखेंगे आप? एक्सेस प्रोविजन लिखो, शॉर्ट प्रोविजन, छोटा सा लिखना है ना एग्जांपल एकदम. एक्सेस प्रोविजन या शॉर्ट प्रोविजन, बस इससे याद आ जाएगा. Is this clear? Yes. Can I go on? Yes. अब आगे क्या लिखा है देखो. थर्ड पॉइंट, whether the company not being an investment company or a banking company. Which companies are we talking about? It's neither an investment company nor a banking company. तो जब जैसे मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था, क्या इस पॉइंट के लिए मैं आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि दिस क्लॉज इज अबाउट अदर देन बैंकिंग कंपनी. समझ में आया? यस. सो लेट मी कंटिन्यू अगेन विथ टाटा मोटर्स या टाटा स्टील. क्या लिखा है? वेदर सो मच ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एज कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, debentures and other securities have been sold at a price less than at which they were purchased by the company. This is actually second standard or third standard mathematics, wherein we say selling price is less than cost price. क्या कंपनी ने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट लिया था क्या कि जो उन्होंने सेल किया एट अ प्राइस लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस? So let us take an example. टाटा मोटर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स लिए थे. अच्छा, अलाउड होता क्या? क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं? हाँ, अलाउड. व्हाई नॉट? नो प्रॉब्लम. सो टाटा मोटर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1% शेयर्स लिए थे. ठीक है, कितने पे लिए थे? मान के चलो 900 रुपीज पर शेयर में लिया था. कितने में बेचे? 700 पर शेयर. क्या हुआ है? क्या दे हैव सोल्ड इट एट अ प्राइस बिलो द कॉस्ट प्राइस? यस. बताना पड़ेगा शेयर होल्डर्स. नहीं, क्यों? इट्स अ ड्यूटी टू इंक्वायर. पक्का समझ में? लास्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे. यस. सो अगर आपको यहां पे भी लिखना है, सिर्फ इतना सही लिखो. क्या चेक करना है अपने को? वेदर एसपी इज लेस देन सीपी. बस इतना ही चेक करना अपने को, इंक्वायर करना है. And the last part, this is just a disclosure requirement कि whether loans and advances were made that were made by the company have been shown as deposits. आपने सबने शेड्यूल 3 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है. ओके. सो शेड्यूल 3 बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट? बैलेंस शीट, P&L, उसके फॉर्मेट्स. ओके. तो कहीं क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम में गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? क्या आपने फिक्स्ड एसेट करंट एसेट करके तो नहीं दिखाया ना? बराबर. क्या आपने करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी करके तो नहीं दिखाया ना? दैट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. वैसे ही इधर एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अपने को इंक्वायर करना है. कौन सा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इंक्वायर करना है? वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स. क्यों बोला ये? शायद इसके पीछे एक लॉजिक हो सकता है. जनरली, नॉट एवरी टाइम, जनरली डिपॉजिट्स का जो रिफंड मिलता है वो एक तो अपना पूरा काम खत्म होने के बाद मिलेगा. जैसे अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो तो जब आप पुनः छोड़ के जाएंगे तब आपको डिपॉजिट वापस मिलेगा. अगर मैं कंपनीज के बारे में बात कर रही हूं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट भरा जाता है, टेलीफोन डिपॉजिट भरा जाता है, लीज लाइंस का डिपॉजिट भरा जाता है. क्या ये इजीली रिफंडेबल होता है या जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही तोड़ेंगे तब डिपॉजिट वापस मिलेगा? जब कनेक्शन तोड़ेंगे तब डिपॉजिट मिलेगा. तो क्या ये एज गुड एज लॉक्ड फंड है? कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है. बट क्या लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए, कभी ना कभी जो मैंने लोन दिया वो मेरे को वापस तो मिलेगा. मैंने अगर किसी को एडवांस दिया है टेम्पररी तो मुझे वापस तो मिलेगा जल्दी से जल्दी. सो शायद दैट माइट बी द लॉजिक व्हाई दे वांट टू क्लियरली inquire. I mean, it has been the duty of the auditor to inquire whether what has been separated from what.
loans and advances have been separated from deposits. 4 points. About what? Duty to inquire. कौन से 4 points है? सबसे पहले, whether loans and advances are not prejudicial to the interest of the company. Second, whether any transactions are not prejudicial to the interest of the company. कौन सी transaction जो merely book entry है. तीसरा, simple point, SP is less than CP. ऐसे तो नहीं है ना, inquire करो. And last, loans and advances have been separated from deposits. यहां तक भी क्लियर है? पक्का ये सभी क्या है? ड्यूटीज टू इंक्वायर है. पक्का क्लियर? कैन आई गो ऑन? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे. अच्छा, खालती का इतनी है. हाँ आला आला. इथं ब्लँक पेज है ना. ओके, 5th पॉइंट क्या लिखा है देखो. अच्छा अभी भी चालू है, 6 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स हुए अभी तक. 5th पॉइंट क्या है? वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपने जब 11th-12th स्टैंडर्ड में प्रोप्राइटरी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप अकाउंट सीखा है, तब अपन क्या बोलते हैं कि ड्रॉइंग्स जो है दैट शुड नॉट बी डेबिटेड टू P&L. करेक्ट? दैट शुड बी टेकन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. व्हेन आई वाज डूइंग माय आर्टिकलशिप, एक कंपनी का ऑडिट चल रहा था. तो उधर की जो ओनर थी, she was very famous among articles. Why? Because she was the one who taught this point to almost every article. Okay, मतलब क्या होता था? वो एक कंपनी इस चीज के लिए बदनाम थी कि उनके घर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है, वो किधर डेबिट होता था? P&L अकाउंट डेबिट. ओके, अब वो ओनर लेडी जो थी वो क्या बोलती थी? मेरी कंपनी मेरा घर है. इसलिए वॉशिंग पाउडर P&L अकाउंट डेबिट. टी कॉफी P&L अकाउंट डेबिट. ठीक है. स्वेटर्स शूज P&L अकाउंट डेबिट. ओके, सो मुझे मेरे, हाँ बहुत हो गया. ओके, सीनियर्स भी बड़े कमीने होते हैं अपने. तो सीनियर्स ने मुझे सिर्फ इतना बोला, रचना ये पॉइंट अच्छे से सीखने को मिलेगा, पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत मिलेंगे तो अच्छे से चेक करना. मैं भी बहुत एक्साइट हो गई थी. वाह, आज कुछ एरर वगैरह मिलने वाला मेरे को, शायद. बहुत एक्साइट हो गई मैं. मी एंड 2 अदर ऑफ माई कलीग्स, हम तीनों ऑडिट करने के लिए गए. वहां पे जाने के बाद हमको एज एक्सपेक्टेड भर भर के पर्सनल एक्सपेंसेस मिले जो P&L डेबिट में डाला था. हम एकदम फुल एंथू, वैसे नहीं कि अपने को ऐसे CID फीलिंग आ रहा था मेरे को. हाँ, कि ऐसे एकदम भारी मेरे को कोई तो ऐसे एरर्स मिले, पर्सनल एक्सपेंसेस P&L को डेबिट किए, एकदम ऐसे क्वेरी शीट्स पूरा ऐसे अच्छे से लिखा. एंड हम गए मैनेजमेंट के पास, उस लेडी के पास गए. शी वॉज द ओनर कम अकाउंटेंट. ओके, सो उसकी स्टोरी ये भी है, वो ओरिजिनली अकाउंटेंट थी, उसके बाद ओनर से शादी कर ली, इसीलिए ओनर कम अकाउंटेंट. ठीक है. अब ओके, अब क्या होता है देखो आगे. हम जब वहां पे गए तो मेरे कलीग ने स्टार्ट किया कि मैडम हमने तो देखा है कि कॉफी पाउडर हैज बीन डेबिटेड टू P&L. तो द वे द लेडी रिएक्टेड, आई वाज लाइक व्हाट? कॉफी पीता ना रोज? तुम्हें रोज कॉफी पीता ना? तो क्या घर से लाती हूँ क्या मैं? ऑफिस के लिए कॉफी नहीं लगती है क्या? तो लगती है मैम, लगती है. डिलीट करो पॉइंट बोले उसको. सो इन सिंपल वर्ड्स, हमारे सीनियर्स कमीनों ने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ओनर किस तरीके से रिएक्ट करती है ये नहीं बताया था. उसने बाकी सभी पॉइंट्स बोले. नहीं मैम, एक ही पॉइंट था मेरे पास, मेरा कलीग बोलता है. अब दूसरे कलीग के बारे थे, वो तो टेंशन में ऑलरेडी आ गया था. बोले मैडम वो ना एक ही पॉइंट है छोटा सा, बट क्लैरिफाई करो मैम प्लीज. वो सोप, हैंड वॉश. तो बोले खाना खाने के बाद आप जब बेसिन पे जाते हो तो मेरे घर से हैंड वॉश आता है क्या? हाँ, तो ऑफिस के लिए नहीं लग सकता? मैडम बिल्कुल लग सकता है, सॉरी. ओके ओके, क्लियर. उसने भी क्लियर कर दिया. नाउ आई वाज द थर्ड बकरा. बकरी आई शुड से, या बकरी. ओके, हलाल होना ही था. अब मैं चेक जब कर रही थी तो मेरे को ना T-shirts परचेस मिले थे. ओके, तो मैंने बोला मैडम वो ना T-shirt परचेस मिले. तो मैडम बोली कि अच्छा T-shirt परचेस मिले, डेट चेक करो बिल की. तो मैंने सब डेट वेट भी लिखा था. इट वाज अराउंड नवंबर, आई स्टिल रिमेंबर दैट, अराउंड नवंबर था. तो बोले दिवाली के लिए अगर हम हमारे स्टाफ को T-shirt देना चाहते हैं तो तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तो मैं तो उधर आधी ठंडी हो ही गई थी ऑलरेडी, बट थोड़ा सा करेज जो भी मेरे पास था
वो मैंने इकट्ठा किया पूरा, एंड मैंने वो बिल भी लाई थी थैंकफुली, स्टार्ट में मेरे साथ लाई थी बिल, तो मैंने बिल उनको दिखाया, मैडम इसके ऊपर लिखा है ना छोटा भीम प्रिंटेड टी शर्ट्स। सो एम्प्लॉयज को तो छोटा भीम टी शर्ट्स नहीं मिलने वाले थे। क्या ये क्लियर कट केस ऑफ, क्या ये क्लियर कट केस ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट्स था क्या? हाँ 100% था। क्या मुझे बोलना पड़ेगा शेयर होल्डर्स छोटा भीम? इट्स अ ड्यूटी टू इंक्वायर। क्या ये भी पॉइंट एकदम क्लियर हो गया? बिना शर्माए क्या लिखेंगे उधर? एग्जाम्पल छोटा भीम लिखो, लिखो, आप भूलेंगे नहीं ये पॉइंट, इंक्वायरी वाला। छुटकी। ठीक है, कैन आई गो ऑन? यस, एट द लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, फॉर ड्यूटी टू इंक्वायर। कौन सा ड्यूटी टू इंक्वायर? लास्ट पॉइंट, सुनो सुनो, साइलेंस। Whether it is stated in the books and documents of the company that, फोकस करो, छोटा भीम अभी हो गया, ये लॉलीपॉप खा रहे हैं वैसे, बट छोटा भीम अभी वो जमाना गया अपना, ठीक है? हाँ सुनो, इधर फोकस इधर करना। हाँ तो क्या लिखा है देखो, whether it is stated in the books and documents of the company that, मार्क करो, any shares have been allotted for cash. Can we issue shares for cash? Can we allot shares for cash? Yes, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, but whether cash has actually been received in respect of such allotment. आपने शेयर्स तो इशू किए, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या पास की? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये वो सब कैंसिल होता है एंड में। फाइनली क्या बचता? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं, अकाउंट्स में एंट्री तो पास की है, बट एक्चुअली मिला है या नहीं कैश, ये मेरी ड्यूटी टू इंक्वायर है। समझ में आया क्या? सो वैसे देखा जाएगा तो सेक्शन 143(1) टॉक्स अबाउट इंक्वायरीज विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडिटर। कौन सी इंक्वायरीज करनी है ऑडिटर ने? 143(1) के अंडर 6 पॉइंट्स है फ्रेंड्स। सबसे पहला कौन सा देखो, लोन्स एंड एडवांसेस क्या है, वेदर दे आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सेकेंड क्या है, ट्रांजैक्शंस विच आर मियरली रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज, आर दीज अगेन बुक एंट्रीज, ये अगेन आर प्री जुडिशियल और नॉट। तीसरा पॉइंट कौन सा था? सब लिखने में लग गए, कौन सा था? वेदर एसपी इज लेस देन सीपी। चौथा पॉइंट, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम डिपॉजिट्स, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, छोटा भीम पर्सनल एक्सपेंसेस क्या P&L को डेबिट किए हैं क्या? एंड लास्ट पॉइंट, वेदर कैश हैज बीन, कैश एक्चुअली रिसीव हुआ क्या? सो कैश डैश एक्चुअली रिसीव्ड फॉर व्हाट? शेयर्स अलॉटेड। दिस इज अ क्विक समरी ऑफ व्हाट 143(1). इट्स अ ड्यूटी टू इंक्वायर। 143(1). मैडम ने 143(1) बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब ये 143 सब क्लॉज 1 के जो 6 सारे इंक्वायरी पॉइंट्स है उसे याद रखना है हमको, करेक्ट और नॉट? मैडम ने सब समरी बना के दिया। इसमें सब लोग आपके नोट्स में उधर 143(1) में जो मैटर्स ऑफ इंक्वायरी है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया? लोन्स एंड एडवांसेस। सब लोग अंडरलाइन करेंगे लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे। सो लोन्स एंड एडवांसेस का एल आ गया फर्स्ट पॉइंट में, सब लोग आ गया। उसके बाद सब लोग पॉइंट नंबर 3 में आएंगे, वहां पर सेकंड लाइन असेट्स ऑफ द कंपनी, असेट्स ऑफ द कंपनी। सो असेट्स ऑफ द कंपनी को अंडरलाइन करोगे। पॉइंट नंबर 3 में असेट्स ऑफ द कंपनी क्या है? शेयर्स और डिबेंचर्स विच आर बीइंग सोल्ड, करेक्ट? LA हो गया। उसके बाद अगेन अब देखना पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या दिया? लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स, तो अगेन L हो गया, LAL हो गया। अब बचा क्या? A। तो आप सब लोग अगेन आ जाओ वहां पर पॉइंट नंबर 6 में, एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, लाला हो गया,
लाला में L स्टैंड्स फॉर लोन्स एडवांसेस, पहला दूसरा लोन्स एडवांसेस में L होने के बाद A स्टैंड्स फॉर, बोलो, X. Okay, it comes to assets of the company. L stands for loans advances shown as deposits, and again A stands for any assets which are shares or debentures allotted. Okay, लाला हो गया. अब T stands for point number 2, transactions of the company merely represented merely by book entries. T हो गया. And again personal expenditure का P हो गया. तो लाला टाइम पास है, लाला टाइम पास है, पर्सनल एक्सपेंसेस. अब याद कैसे रखने का 6 पॉइंट्स? लाला टाइम पास है. इज इट क्लियर? Shall we move on? Yes. Okay. अब आपको एकदम 6 पॉइंट के एंड में एकदम सिर्फ क्या लिखा देखो, जो हम बार बार बोलते आ रहे थे. इफ यू जस्ट वांट टू क्विकली मार्क दिस अगेन, दैट these statements on reporting, इनका सिर्फ क्या करना है? These are specific enquiries to be made. Correct? सिर्फ enquiries to be made है. Second, not required to report. Right? रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं. कहां पे रिपोर्ट करने के लिए बोला? 143(3) में है. 143(3) में पढ़ने वाले, 143(1) में नहीं है. राइट? एंड लास्ट वन, एनी आइटम्स इफ आई एम सॉरी, लास्ट पॉइंट कौन सा है? ओनली इंक्वायरीज एंड नॉट इन्वेस्टिगेशन. जो मैंने तोड़ दो दरवाजा बोला था, वो नहीं करना है. इज्जत से मांगनी है इन्फॉर्मेशन. तीनों पॉइंट्स क्लियर है? यस, वेरी गुड. लेट अस मूव ऑन. आगे क्या लिखा है देखो. ये आता है आपका कहीं ना कहीं, इसका जो मतलब सर ने दिया है, दैट इसका रेफरेंस आता है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 में. हल्का हल्का. ओके, आपको इतना सबसेक्शन के साथ याद रखने की जरूरत है नहीं. वैसे मैं आपको सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. अपने को 143 एक याद हो गया तो भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ 2-4 सेक्शन याद करो, जितने हो सकते उतने याद करो. एंड अगर आप वो 2-4 सेक्शन भी अगर लिख सकते हो पेपर में, तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा. अरे वाह, सेक्शन कोड क्या है. उसको ये नहीं पता है कि आपको 2-4 ही आते हैं, बट वो तो खुश हो जाएगा. राइट? सो विच एवर आर द कॉमन सेक्शन रेफरेंसेस जो आपको बार बार आते हैं, वो तो एटलीस्ट याद करने की कोशिश करो. राइट? चलो, सो मूविंग ऑन. अब 143(2) क्या बोलता है? ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट. शैल का मीनिंग पता है सबको? शुड, मस्ट, मैंडेटरी. ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द फॉलोइंग. क्या लिखा है? नंबर 1, किसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है? अच्छा, कौन सा रिपोर्ट है ये? ऑडिटर्स रिपोर्ट है ये. ओके. अच्छा, आपको लगने में तो बड़ा फालतू लगेगा, शी ऑडिटर्स रिपोर्ट बना के देने. अपने को पता है. अरे अपने को पता है मतलब लिखा होना चाहिए ना किधर तो. कैन वी से दैट इज अंडरस्टूड? अरे क्या अंडरस्टूड? इफ इट इज नॉट गिवन इन लॉ, कैन सम सन की पर्सन चैलेंज? यस. इसीलिए किधर लिखा है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि उसने रिपोर्ट बना के देना है? सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 2 में लिखा. क्या लिखा? कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन द फॉलोइंग. किसके बारे में? सबसे पहले ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम. ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो जो भी उसने एग्जामिन किया. नंबर 2, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्या आता है नीचे के पॉइंट में, अगर आपको मार्क करना है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. अब इसका थोड़ा सा आपको मैं सिर्फ फटाफट रेफरेंस बताती हूँ. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने फॉलो करने होते हैं? अकाउंटेंट ने. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने फॉलो करने होते हैं? मैनेजमेंट ने, कंपनी में. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किसने फॉलो करते रहते हैं? ऑडिटर ने. ओके. आप अकाउंट्स में काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी मे बी पढ़े होंगे, या फिर यार चालू है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चालू है. आपको ढेर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने. आपको ऑडिट में रफली 30 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने होते हैं. आई इंटरमीडिएट का ही बता रही हूँ मैं आपको, फाइनल का नहीं बता रही मैं आपको. इंटरमीडिएट में ही आपको ऑलमोस्ट 30 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे. तब आपको ये पॉइंट थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फिलहाल आपको सिर्फ क्या याद रखना है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किसने फॉलो करना है? ऑडिटर ने. कब? ऑडिट करते वक्त और रिपोर्ट करते वक्त. बराबर. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने फॉलो करना है? मैनेजमेंट ने. ठीक है. एंड ऑडिटर जो एंड में रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाते वक्त वो क्या बोलने वाला है कि उनके अकाउंट्स, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. have they I mean come across this terminology? What is the terminology? It is true and
फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये चेक करना होता है अपने को कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर वर्सेस ट्रू एंड करेक्ट. अगर मैंने अभी बोला क्लास में रफली 450 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ओके, तो ये बोला गलत, 449 है. ओके, अब ध्यान से सुनो, क्या मेरा स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट था, हाँ या नहीं? नहीं था. बट क्या मेरा स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर था? ट्रू एंड फेयर मतलब क्या? ओवरऑल रिलायबल है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर? ओवरऑल रिलायबल है क्या? ऑडिटर को क्या बोला? ऑडिटर तेरी ड्यूटी है. क्या ड्यूटी है? रिपोर्ट बनाओ. कौन सा रिपोर्ट बनाओ? ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाओ, जिसके ऊपर शेयर होल्डर्स को बताओ. क्या बताओ? क्या इनके अकाउंट्स, क्या इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल रिलायबल है क्या? इसीलिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है? ट्रू एंड फेयर है क्या? इज दिस ऑल्सो क्लियर? 143(2) परफेक्ट, वेरी गुड. चलो लेट अस मूव ऑन. 143, अच्छा इसमें डी पॉइंट भी एक है एंड में. क्या लिखा देखो? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन ओपिनियन. सो इतना ही मार्क करो, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन व्हाट. अच्छा यही टर्मिनोलॉजी एक्चुअली नीचे आ रही है जो मैंने अभी आपको ओरली बताया, वही आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं. किसके ऊपर ओपिनियन देना है? ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू. मैं आपको जब इन्फोसिस का एनुअल रिपोर्ट बताने वाली हूं, उसमें आपको एग्जैक्टली वही चीजें बताऊंगी. ओके, सो फॉर द टाइमिंग, हैव यू अंडरस्टूड 143(2) एज वेल? यस, वेरी गुड. लेट अस मूव ऑन. ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो क्या स्टेट? ड्यूटी टू रिपोर्ट. कौन सा सेक्शन चालू हो गया? आया क्या ध्यान में? ओके, सो अब सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ना है या रिपोर्ट भी करना है? रिपोर्ट भी करना है. इज दिस क्लियर नाउ? यस. क्या लिखा है 143(3) में? यस, टू वेदर ही हैज sought and obtained what? All the information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit, and if not, the details thereof and the effect of such information on financial statements. In simple words, as an auditor, मैं चेक करते वक्त मुझे जो कोई भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी, मुझे जो कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए था, whether I have received that or not, ये मैंने किसको बताना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स. नाउ आंसर दिस वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली. I went to the company, I was doing my audit, whatever information I needed and whatever explanation I needed, I got from the company. Every information and explanation I got from the company. Do I need to tell this to the shareholders? Shareholders, I got all information and explanation. डरो नहीं, मिला मेरे को सब information. Guess what? I got the information. ऐसे बताना पड़ेगा? ऐसे बताना पड़ेगा? हाँ, अभी कोई लोग हाँ एंड ना में नहीं थे. बट प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट. अगर भी है तो भी बताने का, नहीं है तो भी बताने का. इज दिस क्लियर एवरीवन? कैन आई मूव ऑन? सो पहला मुझे शेयर होल्डर्स को क्या बताना है? शेयर होल्डर्स डरना नहीं, मेरे को सब कुछ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया. ओके, सेकेंड पॉइंट, वेदर in his opinion what proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from his examination of those books, and proper returns adequate for the purpose of his audit have been received from branches not visited by him. तीन चीजें मार्क करनी आपको. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट थे कि नहीं थे? मैं किसके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करूंगी? कंपनी के. कंपनी के एचओ के बुक्स ऑफ एचओ, हेड ऑफिस के. कोई ब्रांचेस मैंने विजिट किए, उसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करूंगी. लेट मी टेक एन एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस पुणे में है, 9 ब्रांचेस पुणे में है, 10th ब्रांच अरुणाचल प्रदेश में है. डू यू रियली फील फॉर वन ब्रांच आई विल गो एंड विजिट अरुणाचल प्रदेश एंड कम बैक? नो. इन दैट केस व्हाट कैन हैपन? अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रांच है, क्या उधर का कोई लोकल सीए, अरुणाचल प्रदेश में भी तो कोई तो सीए होगा ना, तो क्या उधर का कोई सीए उस ब्रांच को ऑडिट कर सकता है? हाँ. बट क्या मैं उसको बोलूंगी एक काम कर बेटा लेके आ, सभी बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आ इधर? क्या मैं ऐसे अरुणाचल प्रदेश वाले के सीए को बोलूंगी? नहीं. अब वो क्या करेगा? वो उधर का ऑडिट करता है. ओके, एंड ही सेंड्स अ
रिपोर्ट. ओके, ये हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे आपको एक थर्ड पॉइंट मिलेगा, वेदर अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस. ये भी मार्क करो, रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑडिट. नीचे के लाइन में मार्क करो, हैज बीन सेंट टू हिम. हैज बीन सेंट टू हिम. सो मैं आपको अभी पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 को कोरिलेट करके बताने वाली हूँ. पॉइंट नंबर 2 इन शॉर्ट क्या बोलता है, क्या हर एक ब्रांच की जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर रिटर्न्स उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजना चाहिए. क्या आपने ऐसे कुछ पढ़ा है? बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी हैव टू बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. पढ़ा है कि नहीं? सेक्शन नंबर 128 में लिखा है ये कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए. क्या ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है? हाँ, बट उन्होंने क्या भेजना चाहिए इधर? समराइज पीरियोडिकल रिटर्न्स भेजने चाहिए. वहां पे रिपोर्ट वर्ड नहीं आता है, वहां पे प्रॉपर रिटर्न्स आता है. इन शॉर्ट इट्स लाइक अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. कौन किसको भेजेगा? ब्रांच भेजेगा. किसको भेजेगा? एचओ को भेजेगा. समझ में आया क्या? सो पॉइंट नंबर 2 में ऑडिटर ने क्या चेक करना है, अगर कोई ब्रांचेस ने अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया तो एटलीस्ट क्या उन्होंने रिपोर्ट भेजा क्या? ओके, किसको बताना है? किसको बताना है? मैंने किसको बताना है? शेयर होल्डर्स को बताना है कि शेयर होल्डर्स, कंपनी ने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट तो अच्छे से मेंटेन किए ही है, एंड जो ब्रांचेस थे उन्होंने भी प्रॉपर रिटर्न्स भेजे हैं. यहां तक क्लियर? थर्ड पॉइंट प्रॉपर रिटर्न्स के बारे में बात करता है या रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है? ये कौन सा रिपोर्ट है? ये ऑडिटर्स रिपोर्ट है ऑफ कोई दूसरा ब्रांच. कौन सा एग्जांपल मेरा? अरुणाचल प्रदेश वाला एग्जांपल. अगर अरुणाचल प्रदेश वाले सीए ने अगर उस ब्रांच को ऑडिट किया है तो क्या उधर से रिलेटेड मेरे को कोई जो रिपोर्ट चाहिए था वो मुझे मिला क्या? अगर मिला है तो मैंने किसको बोलना है? शेयर होल्डर्स को. नहीं मिला तो किसको बोलना है? तो भी शेयर होल्डर्स को ही बताना है, बिकॉज इट इज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स. टेक्निकली बातें समझ में आ रही है? अभी तक 3 पॉइंट्स बोले. कौन से 3 पॉइंट बोले? लॉजिकली समझ लो. देखो फ्रेंड्स, ऑफकोर्स देयर आर मेमोरी टेक्निक्स विच हेल्प यू टू रिमेंबर सर्टन थिंग्स. लॉ में तो बहुत बार मेमोरी टेक्निक से ही आपको काम चलाना पड़ता है, बट देखो ऑडिट जो सब्जेक्ट है ना, उसमें काफी सारी बार प्रैक्टिकली चीजें आती है. आप खुद विजुअलाइज करो कि आप वहां पे ऑडिट करने के लिए गए थे. तो आप ऑडिट करने के लिए गए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इंफॉर्मेशन मांगेंगे, एक्सप्लेनेशन मांगेंगे. मिला या नहीं मिला किसको बताना है? शेयर होल्डर्स को बताना है. ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन तो मिला, सिर्फ इंफॉर्मेशन पूछते रहोगे या खुद भी चेक करूंगी? खुद भी चेक करूंगी. तो क्या चेक किया? पॉइंट नंबर 2, बुक्स ऑफ अकाउंट. हाँ, इधर थे वो तो चेक किया, और लेकिन कोई तो ब्रांच में है, बराबर. तो क्या उधर से प्रॉपर रिटर्न्स आए थे कि नहीं? ये भी चेक किया. किसको बताया? शेयर होल्डर्स को बताया. नंबर 3, अरे वो तो रिटर्न तो आए थे लेकिन मैंने तो चेक पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने चेक नहीं किए थे ना. तो क्या उस ब्रांच ऑडिटर का रिपोर्ट क्या मैंने देखा, क्या मुझे वो सही लगा? ये मैंने किसको बताना है? शेयर होल्डर्स को बताना है. लॉजिकली फ्लो में समझ में आ रही है बातें? यस. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहा है? देखो, अच्छा इधर वापस ब्लैंक पेज है. डिड आई मिस आउट अ पॉइंट? नहीं ना? करेक्ट. अच्छा ये उधर ब्लैंक पेज है, करेक्ट. चलो चौथा पॉइंट क्या बोलता है? देखो, वेदर कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेल्ट विथ इन द रिपोर्ट आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न. अगेन फ्लो में कैसे जा रहा है देखो, फटाफट बोलो. सबसे पहले गई एंड क्या चेक किया? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिला है. सेकंड, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए. थर्ड, ब्रांच वाले रिटर्न्स या फिर रिपोर्ट्स, दोनों भी. ठीक है, अब बुक्स में तो सब अच्छी बात है, बुक्स में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. क्या शेयर होल्डर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस मिलता है क्या? नहीं. क्या शेयर होल्डर्स को बैलेंस शीट का एक्सेस मिलता है क्या? हाँ. क्या P&L का एक्सेस मिलता है क्या? इन शॉर्ट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मिलता है क्या? हाँ. अब देखो ऑडिटर क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर्स डरना नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है वही बैलेंस शीट में डाला है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है वही P&L में डाला है. ऐसे नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लैंड 4 करोड़ की है एंड बैलेंस शीट में 10 करोड़ की है. ऐसे नहीं हुआ है. हम किसको बता रहे हैं? शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं दैट द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेल्ट विथ इन द रिपोर्ट आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स. अग्रीमेंट मीन्स सेम है, मैच करते. पॉइंट क्लियर है? पक्का? कैन आई मूव ऑन?
ई पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कौन सा देखो, वेदर इन द ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, 5 पॉइंट्स. Of course, this point-wise format is also clear, also correct. But Bare Act में A, B, C, D, E करके दिया है. So it's actually like section number 143(3)(a), 143(3)(b), 143(3)(c), D, E. So अभी तक कौन सा पढ़ा है? E point तक पढ़ा अभी तक. यहाँ तक ओके. पांचों पॉइंट सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में गई, वहां पे विजुअलाइज करो. आप खुद उधर गए, क्या चेक किया? पहले इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन मांगा, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए, फिर ब्रांचेस के रिटर्न चेक किए, फिर ब्रांच के रिपोर्ट्स चेक किए, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है वही बैलेंस शीट में है क्या, वही P&L में है क्या, एंड जो बैलेंस शीट बना, जो P&L बना, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं है? वेरी लॉजिकल. 5 पॉइंट्स. अब इसके बाद फ्लो नहीं बन सकता बिकॉज बैलेंस शीट भी बन गई ना अभी. अब इसके बाद फ्लो नहीं आएगा. ठीक है, सो पहले 5 पॉइंट्स एटलीस्ट फ्लो में लिख लिए. अब आगे कहते हैं. सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट इज 143(3) F पॉइंट एक्चुअली. तो ये याद रखने के लिए कैसे बोलती हूं मैं? वेदर F पॉइंट में क्या है? ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. इसलिए 143(3) F बोलती हूँ मैं इसका. एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. ओके, हु कैन टेल मी वन टेक्निकल वर्ड ऑफ कंपनी का जो फंक्शनिंग है उसी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ गया ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. मतलब क्या हुआ? फैंटास्टिक. इसके लिए तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगा, है ही नहीं मेरे पास. ओके किसने बोला था? तूने बोला. फिर भी चॉकलेट नहीं मिलेगा. ओके, नहीं है मेरे पास. ओके, सो अंडरस्टैंड what do you mean by having an adverse effect on the functioning of the company? Going concern खतरे में है क्या? बराबर क्या? एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी हुआ है क्या? किसको बताना है? शेयर होल्डर्स. गोइंग कंसर्न धोखे में शायद है, या फिर अगर गोइंग कंसर्न धोखे में नहीं है तो शेयर होल्डर्स गोइंग कंसर्न धोखे में नहीं है, ऐसे बताना है. इट इज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट. जो कुछ भी है, हाँ या ना, आपको बताना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? सो अगर आपको वहां पे लिखना है, क्या लिखेंगे आप उधर? गोइंग कंसर्न. एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, गोइंग कंसर्न. सो F पॉइंट हो गया अपना. ठीक है, आगे जाएंगे. G पॉइंट, डायरेक्टर G के बारे में. ठीक है, G पॉइंट, डायरेक्टर G के बारे में. डायरेक्टर G, क्या आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो? ओके, क्या आपने ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े? हाँ, ऑडिटर के तो डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े. क्या डायरेक्टर भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है? एब्सोल्युटली यस, डायरेक्टर भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है. ओके, सो डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है ना. ये किसको बताना है? शेयर होल्डर्स को बताना है. ओके, ये सब मेरे हिसाब से डायरेक्टर्स ये फाइनल में आता है. इट्स नॉट देयर एट आईपी इंटरमीडिएट लेवल. सो दैट्स ओके. आपको सिर्फ इतना ही पता होना है कि क्या डायरेक्टर कोई डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है ना, ये अपने को चेक करना है. यहां तक भी ओके. सो पॉइंट नंबर F वाज अबाउट व्हाट? एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. गोइंग कंसर्न के बारे में था. G पॉइंट किसके बारे में? डायरेक्टर G, क्या आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो? ये किसको बताना है? शेयर होल्डर्स को बताना है. राइट? कैन वी मूव ऑन? अब लास्ट 1-2 पॉइंट्स सिंपल सिंपल से फटाफट करेंगे. क्योंकि सिंपल सिंपल क्यों बोल रही हूँ, फटाफट क्यों बोल रही हूँ, ये आपको अभी सर पॉइंट समझ में आना इनको बहुत इम्पॉसिबल है. क्योंकि ना आपको क्वालिफिकेशन मतलब क्या पता है, रिजर्वेशन, एडवर्स, ये पूरा ऑडिट टर्मिनोलॉजी है. व्हाट डू यू मीन बाय अ क्वालिफाइड ओपिनियन? व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन इन एन ओपिनियन? व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स ओपिनियन? इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर चलता है मेरा ऑडिट में. देयर इज वन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉर दिस, एसे नंबर 705. इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको सिर्फ 1 लाइनर में इसका एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, दो क्या? 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स. जो हम बोलते हैं दाल में कुछ काला है, ठीक है, वैसे भी बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन या फिर रिजर्वेशन मतलब दाल में कुछ काला है. एडवर्स पूरी दाल ही काली है. समझ में आया क्या? हाँ, सो अपने को क्या बताना है कि क्या इनका जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हुआ था, क्या इनका मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जो हुआ था, क्या इसमें दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली? इन सिंपल वर्ड्स, क्या इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ था या पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ही गड़बड़ है? सत्यम केस.
रामलिंगन राजू सेड आई वॉज वेरी इम्पार्शियल पर्सन. क्यों इम्पार्शियल? हर एक अकाउंट में फ्रॉड किया ना, किसी एक अकाउंट को नहीं छाड़ा. बहुत इम्पार्शियल इंसान था वो. करेक्ट. अब ये कौन सा ओपिनियन जाएगा? एडवर्स. पूरी दाल निकाली है. आ रहा है क्या समझ में? इसमें एक जबरदस्त पॉइंट आता है 143(3)H में. क्या आता है? देयर इज अ गाइडेंस नोट ऑन दिस. इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट निकाली है जिसमें उन्होंने सिर्फ इस पॉइंट के लिए क्लैरिफाई किया, सिर्फ 143(3)H के लिए क्लैरिफाई किया है कि अगर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में दाल में कुछ काला नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ओनली फॉर दिस पॉइंट देयर इज अ क्लैरिफिकेशन, देयर इज अ गाइडेंस नोट बाय ICAI. ओके मैम, क्यों किया होगा ये? देयर माइट बी अ रीजन फॉर दैट. इफ यू टर्न बैक टू योर सेकंड पॉइंट, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट. अब टर्न बैक करो सेकंड पॉइंट, जो अगर अपन बी बोलेंगे, इज दैट ऑल्सो अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट? यस. इज दैट ऑल्सो एज पर लॉ सब कुछ मेंटेन किया है कि नहीं? हाँ. तो अगर उधर अपन हाँ बोल रहे हैं कि लॉ तो फॉलो हुआ है, एंड इधर आके ऑल राइट. ओके, सो इस पॉइंट के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे? इफ देर इज नो एडवर्स रिमार्क, नो रिजर्वेशन, नो क्वालिफिकेशन, देन व्हाट? डू यू नीड टू राइट दिस पॉइंट और डिस्क्लोजर ऑफ दिस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड. सो इन सिंपल वर्ड्स 143(3)H में डिस्क्लोजर तभी आएगा जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में दाल में कुछ काला है या पूरी दाल का. इज दिस क्लियर? कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में देखो? वेदर कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स. अगेन सिमिलर पॉइंट. मैं आपको सिर्फ अभी वन लाइनर बताऊंगी. इंटरनल कंट्रोल के ऊपर पूरा चैप्टर आता है ऑडिट में. ओके, इंटरनल कंट्रोल इन सिंपल वर्ड्स, इंग्लिश फ्रेज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ओके, ऑडिटर क्या बोल रहा है? क्या कंपनी ने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर टाइप कुछ कंट्रोल्स लगाए क्या? अगर कुछ कंट्रोल लगाए हैं तो क्या फ्रॉड्स होने के चांसेस, एरर होने के चांसेस कम होंगे या बढ़ेंगे? कम होंगे. तो क्या इनके पास ऐसे कोई इंटरनल कंट्रोल्स है क्या, एंड क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं? अदरवाइज क्या होता है कंट्रोल तो है, अरे लेकिन चलता है क्या कंट्रोल? ऑपरेट होता है क्या इफेक्टिवली? ये भी तो चेक करना एंड कमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की. इज दिस क्लियर? कैन आई गो ऑन? लास्ट पॉइंट में जाएंगे. लास्ट पॉइंट कौन सा है 143(3) का? अच्छा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ब्रह्मास्त्र. ओके, क्या लिखा है देखो. अच्छा, जनरली कंपनीज एक्ट में बहुत ज्यादा बार आपको ऐसे मिलेगा कि एंड में आपको एनी अदर मैटर्स करके मिलेगा. ठीक है, एनी अदर मैटर्स मतलब क्या? हमको अगर बाद में आपको परेशान करना है तो हम कर सकते हैं. हमको अगर बाद में कोई एडिशन लानी है लॉ में तो हम कर सकते हैं, तब मच नहीं करने का. लॉ किधर अमेंड हुआ है? एनी अदर मैटर्स तो लिखा है ना, तो बाद में किधर डालेंगे? रूल्स में डाल देंगे. ठीक है, रूल्स में 4 पॉइंट्स आते हैं. कौन से 4 पॉइंट्स आते हैं देखो. वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशंस ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फटाफट बताओ, अकाउंट्स में पेंडिंग लिटिगेशंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी. करेक्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर आपको उधर लिखना है तो कोई पेंडिंग लिटिगेशन लिखा या नहीं लिखा? Second, whether the company has made provision as required under any law or accounting standard for any, mark करो, material foreseeable losses. ऊपर के लाइन में मार्क करना था has made any provision, if any, on long-term contracts including derivative contracts. Derivative contract एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है. डेरिवेटिव्स इंटरमीडिएट में आता ही नहीं है, डेरिवेटिव फाइनल में आता है. ओके, सो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया है जिसमें क्या है? मटेरियल फोर्सिएबल लॉस है, मतलब बहुत बड़ा लॉस होने का चांस है. बराबर. तो क्या कंपनी ने इसके लिए अप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाया क्या? इन सिंपल वर्ड याद रखने के लिए, पहले पॉइंट वाज अबाउट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, दिखाई क्या. सेकेंड पॉइंट इज अबाउट प्रोविजन, बनाया क्या. करेक्ट.
Third point, whether there has been any delay in transferring amounts required to be transferred to the IEPF. I'm sure you have heard about this. Investors Education and Protection Fund. क्या आपका डिविडेंड हुआ है? Yes. So अगर डिविडेंड 7 साल तक अनपेड अनक्लेम्ड रहा तो आप किधर ट्रांसफर करते हो? IEPF में ट्रांसफर करते हो. तो ये ट्रांसफर करते हो कोई डिले तो नहीं हुआ है ना? इसके बारे में who is going to report to whom? Auditor is going to report to the shareholder. Up to auditor's report for year ending 2016 इतने 3 ही पॉइंट्स थे. चौथा पॉइंट इस साल ऐड हुआ है और ये कृपा हमारे प्यारे श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट स्पेसिफाइड बैंक नोट्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 8th November 2016. हाँ. So in simple words, it is about what? Demonetization. Demonetization के टाइम पे 8 नवंबर से लेके 30th दिसंबर तक जो भी आपके डीलिंग्स हुए इन स्पेसिफाइड बैंक नोट्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड बैंक नोट? 500,000 के पुराने नोट्स. अगर आपको ये मार्क करना है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड बैंक नोट्स? 500 and 1000 के ओल्ड नोट्स. इसके बारे में अपने को डिस्क्लोजर देना होता है. किसको डिस्क्लोजर देना होता है? अपने को देना होता है. किसको? टू द शेयर होल्डर्स. अरे हम तो बोलेंगे कि हाँ इन्होंने सब कुछ दिया, बराबर से दिया. अब नरेंद्र मोदी जी ने और एक मजेदार बात की. इन्होंने 31 मार्च 2017 को और एक सर्कुलर इशू कराया एमसीए की तरफ से. एमसीए को ने अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, एंड बोला कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी स्पेसिफाइड बैंक नोट्स का डिस्क्लोजर देना अब मैंडेटरी है. सो अगर आप 2017 का कोई भी एनुअल रिपोर्ट उठा के देखोगे, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स जो आता है उसमें स्पेसिफाइड बैंक नोट्स का आपको अलग से डिस्क्लोजर मिलेगा. सो यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको बता रही हूँ. एक, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कि उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स कैसे थे, 8 तारीख को कितने थे, 8 से 30 तारीख में कितने एडिशनल रिसीव किए, क्या एडिशनल पे किए, क्या एडिशनल रिसीव कर सकते थे, क्या इस ड्यूरेशन में कर सकते थे. अगर आप पेट्रोल पंप हो, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ हो, बराबर ना. बैंक का ऑडिट रिपोर्ट चल रहा है, बैंक तो एक्सेप्ट कर सकता था, है ना. सो इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, फटाफट इन्फोसिस क्या डिस्क्लोजर देगा? 8 नवंबर को कितना था स्पेसिफाइड बैंक नोट? नंबर 2, क्या रिसीट्स यस आना चाहिए, डैश आना चाहिए? डैश. क्या पेमेंट हो सकता है? हाँ, पेट्रोल भरा, पॉसिबल. एंड 30 दिसंबर को कितना था? अब 30 दिसंबर को कितना था ये भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है. एंड उसमें से कितना बैंक किया, कितना बैंक किया मतलब बैंक में कितना डिपॉजिट किया. एंड फाइनल बैलेंस शुड ऑब्वियसली भी 0, nil. क्या हम इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं? ये डिस्क्लोजर किसको बोला? ये डिस्क्लोजर बोला मैनेजमेंट को. किधर डिस्क्लोजर देना है उन्होंने? नोट्स टू अकाउंट्स में देना है. फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर ने ये डिस्क्लोजर चेक करना है क्या उन्होंने वो डिस्क्लोजर सही तरीके से दिया है कि नहीं. इसके ऊपर कमेंट ऑडिटर को करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम कुछ इसे बनाते नहीं बैठते, हम सिर्फ क्या करते हैं? चेक करते हैं. कौन बनाएगा? मैनेजमेंट. बनाएगा कौन? मैनेजमेंट. चेक कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंट. हमने बोला हवा होती है, करेक्ट. सो बनाने को किसको बोला? मैनेजमेंट को बनाने को बोला. किधर डिस्क्लोज करने को बोला? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने को बोला. चेक किसको करने को बोला? ऑडिटर को करने को बोला. किधर रिपोर्ट करने को बोला? अंडर विच सेक्शन? 143(3) सेक्शन. उसमें भी J4 में आएगा. इतनी जरूरत नहीं, 143(3) बहुत हो गया. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? स्पेसिफाइड बैंक नोट का पॉइंट समझ में आया? 143(1) एंड 143(3) का जमीन आसमान का फर्क समझ में आया? 143(3) was only duty to inquire, 143(3) was duty to report. बीच में जो एक 143(2) बताया वो सबसे सिंपल था कि ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी है. वो याद है, एक छोटू सा पॉइंट आया था, that auditor shall make a report to the members. ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. That was 143(2). बीच में शायद मैंने लिखाया भी था आपको, करेक्ट. कैन वी मूव ऑन? यस. अच्छा, सर हैज सम मेमोरी टेक्निक आई गेस. इसको लेकर स्पेसिफिकली सी इंटर में क्वेश्चन पूछा हुआ है. ऑडिटर्स रिपोर्ट में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो लिखो 8 मार्क के लिए. क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स. अब ये सारे जो पॉइंट्स है वो याद अगर हमें रखने हैं तो उसके लिए आप लोग वहां पर पहले तुरंत 143 सब क्लॉज 3 का जो हेडिंग है वहां पर आप लोग लिख लो, ओए अपना ऑडिटर
CFO, PRO मर्द है। ये सारे पॉइंट्स आपके ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट्स है। अब कैसे क्विकली आपके नोट्स में आप लोग वन बाय वन सीक्वेंस आपको बाद में फ्रेम करना है। ओए अपना ऑडिटर, CFO, ये सबको तो PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मर्द है, तो वहां पर क्विकली वन बाय वन सबसे पहले क्लॉज नंबर 1 में वहां पर आप लिखो O, दैट इज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद P में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन R में रिपोर्ट्स ऑन द अकाउंट्स। उसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में आप लिखो उधर C, कंपनीज बैलेंस शीट एंड P&L। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स F। देन पॉइंट नंबर 6 में अगेन वहां पर O आएगा, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स। देन पॉइंट नंबर 7 में वहां पर आएगा A, दैट इज एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड। देन पॉइंट नंबर 8 में आएगा अगेन एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्व और एडवर्स रिमार्क, अगेन A। पॉइंट नंबर 9 में आएगा आपका पॉइंट O। पॉइंट नंबर 9 में वहां पर, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, वहां पर आएगा आपका पॉइंट कंपनी हैज एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ओके A आएगा। इट इज पॉइंट नंबर 9 में एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल्स, A पॉइंट आएगा एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल्स। देन पॉइंट नंबर 10 में आएगा O, अदर मैटर्स। और ये अदर मैटर्स कौन से? अदर मैटर्स मर्द वाले मैटर्स है। मर्द वाले मैटर्स कैसे? जो रूल्स में दिए वहां पर पॉइंट नंबर 1 में आएगा D, देन पॉइंट नंबर 2 में आएगा M, मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस। पॉइंट नंबर 3 में आएगा एनी डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट्स टू IEPF, सो एनी डिले वाला A। एंड अगेन R आएगा रिक्विजिट डिस्क्लोजर्स ऑफ स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, सो वो आ गया R। सो OA अपना ऑडिटर, CFO, PRO मर्द है। अब देखना ये सारे पॉइंट्स इस एक्रोनिम से आपको क्यों याद रखने हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। हो सकता है आप इससे मैक्सिमम पॉइंट्स लिख पाओ, सारे पॉइंट्स ना लिख पाओ, बट एटलीस्ट यूल गेट टू नो कि हमें OA से लेके मर्द तक के पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स तो याद आ रहे हैं। अरे बोलो भाई, सीक्वेंस आप बना लोगे? ओके यस, चलो अपना 143(3) इज आंसर्ड। अब ये जो लास्ट पॉइंट आता है जो बोल्ड में लिखा है, ये वाला, वी आर ऑन टू द लास्ट 10 मिनट्स, शुड दैट बी गुड? यस, लास्ट 10 मिनट्स, ओके। ठंडी से आधी मर चुकी है, ओके ना? 143(4) सबसेक्शन है ये एक्चुअली। क्या है देखो, वेयर एनी ऑफ द मैटर्स is answered in the negative or with a qualification, the auditor's report shall state the reason for the writing. In simple words, जो हम बोल रहे थे ना दाल में कुछ काला है, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे बोलो कि ये ना एडवर्स या पूरी दाल ही काली, ये ना बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो बोला क्यों? मैंने बोला ना, नहीं मतलब नहीं, ऐसा है क्या? Or is the auditor required to give the reason for the same? Okay, जब भी ऑडिटर कोई भी रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्स ओपिनियन दे रहा है, डिस्क्लेमर दे रहा है, तो आपको इसके लिए रीजन देना पड़ेगा। फिर ये कैसे रीजन देते हैं, इसका ऑडिटर्स रिपोर्ट में कैसे डिस्क्लोजर आता है, ये सब ऑडिट में आता है। पूरा ऑडिटर्स रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ने वाले, उस फॉर्मेट में वो आता है कि रीजन किधर देते हैं, कैसे देते हैं। करेक्ट? यस। कैन वी मूव ऑन? नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, किसको कंप्लाई करने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स? ऑडिटर को खुद को कंप्लाई करने हैं, सिंपल वन है। उसके बाद क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एनी अडेंडम देयर टू। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन अडेंडम? लाइक एन एनेक्शर। ओके, अडेंडम इज लाइक एन एनेक्शर। ओके, सो क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी ये इतना एक एक वर्ड नहीं पढ़ा अगर, तो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो वो खुद कोई एडिशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या फिर उससे रिलेटेड कोई एनेक्शर इशू कर सकती है। इसमें रिकमेंडेशन फाइनली कौन देगा?
हमने आईसीए के बगैर कुछ होने ही नहीं वाला है वैसे भी, करेक्ट। एंड कंसल्टेशन भी लिया जा सकता है। किसका कंसल्टेशन लिया जाता है? NFRA, there's an authority, NAFRA, National Financial Reporting Authority, ओके। ये अभी तक नोटिफाई हुआ ही नहीं है। आई एम श्योर ये आपका मतलब डिस्कशन हुआ होगा। 132 सेक्शन आता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। बट ये सेक्शन तो नोटिफाई हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि जब भी कभी नोटिफाई हो जाएगा NFRA, तो एट दैट टाइम नए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू कर रहे हैं तो किसके हिसाब से करेंगे? वो खुद तो करेंगे ही नोटिफाई, बट विथ recommendation and consultation from ICAI and NFRA. क्लियर? अच्छा, ये आपने दिया है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो इज दैट अंडरस्टूड? तो अपन जब तक ये नए वाले स्टैंडर्ड्स नहीं आता है तब तक ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स है वही पढ़ने। दैट इज गिवन इन द नेक्स्ट पॉइंट। कैन वी मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट? यस। आगे क्या लिखा देखो, एडिशनल मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज। अभी एडिशनल रिपोर्टिंग जो आता है यही है आपका कारो 2016। कारो का फुल फॉर्म इज कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ओके। इन सिंपल वर्ड्स क्या है बताती हूँ। कारो में ऑडिटर को जितने हमने अभी सब सर ने अभी जो मेमोरी टेक्निक बोला, ओए मर्द एंड ऑल दैट मेमोरी टेक्निक, ओके, ये तो अपने को रिपोर्ट्स, ये तो अपने को पॉइंट्स बताने ही बताने। इन एडिशन टू दैट we have to comment only on 16 points, additional 16 points के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ता है। अब ये किधर लिखा है? ये लिखा है कारो में लिखा है। क्या कारो हर एक कंपनी को एप्लीकेबल होता है? क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस है? क्या बैंकिंग कंपनी को अप्लाई होता है? क्या नहीं? ये पूरा कारो में डिस्कशन आता है ऑडिटिंग में, ओके। सो इट्स गुड दैट लॉ में एटलीस्ट एक बेस क्रिएट किया जा रहा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर में, एंड इसी को डिटेल में अपने को और किधर पढ़ना है? ऑडिट में पढ़ते हैं अपन। यहां पे समझ में आ रहा है ना? सो इन सिंपल वर्ड्स ऑडिट कारो क्या है? कारो इज, कैन आई से, इट्स लाइक एन एनेक्शर टू द मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट। यस, सो इन सिंपल वर्ड समझ लो, ध्यान से सुनना। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद क्या आप सुपरवाइजर को ऐसे बोल सकते हो, नहीं नहीं मेरे को आंसर शीट नहीं चाहिए? ऐसे बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते हो। आंसर शीट तो लेना पड़ेगा। वैसे ऑडिटर ने ऑडिट किया पूरा, एंड ऑडिटर क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऑडिट रिपोर्ट नहीं देना है मुझे। ऐसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ऑडिट रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, वैसे भी कुछ ज्यादा आ नहीं रहा है, ठीक है, तो आप क्या ऐसे बोल सकते हो? नहीं नहीं मेरे को सप्लीमेंट नहीं चाहिए, यही बहुत है, आपको इसमें से थोड़ा फाड़ के दूं? ओके, इन सिंपल वर्ड्स, क्या सप्लीमेंट लेना मैंडेटरी होता है या नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं होता है भाई। वैसे ही कारो जो एनेक्शर, जैसे सप्लीमेंट जो होती है वो आपके मेन आंसर शीट को एनेक्शर लगता है ना, वैसे ही कारो इज लाइक योर एनेक्शर टू योर मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट तो देना पड़ेगा, बट कारो हर बार हर कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। एंड फिर कब देना पड़ता है, कब नहीं देना पड़ता है, ये सब किधर पढ़ेंगे? एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर अलग से आती है। समझ में आया ना आपको? एक फंडामेंटल क्या है कारो, ये समझ में आया? टेल मी फ्रेंड्स क्विकली, व्हाट इज कारो? इट इज एन एनेक्शर टू द मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट। कितने पॉइंटर का कारो रहता है? 16 पॉइंटर का कारो रहता है। क्या हर एक कंपनी को हर एक साल कारो देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो चेक करनी पड़ेगी, हर साल चेक करनी पड़ती है, एंड उसके बाद कारो में रिपोर्टिंग होता है। Is this understood? Yes, very good. चलो आगे क्या लिखा है? ओके, NFRA ये वो सब वापिस से आपने 132 हमने अभी अभी बोला था, so you can just flip that up. 143.12 वाला। सी टू सम अप आज के डिस्कशन में अगर हम देखें वो ड्यूटी ऑफ इंक्वायरी एंड ड्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग। ड्यूटी ऑफ इंक्वायरी कहा तो क्या है? लाला टाइम पास है ड्यूटी ऑफ इंक्वायरी में, और ड्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग में क्या है? ओए अपना ऑडिटर CFO और PRO मर्द है। इज इट क्लियर? अब ये अभी तक का जो 143 प्रोविजन 1 दोस्तों, जो नेक्स्ट 143 सब क्लॉज 12 है, यू ऑलरेडी please before we discuss that point you mark it as very 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 important point.
इफ यू आस्क मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट सी इंटर लेवल इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर्स, जो पिछला पॉइंट था उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, इस पर केस स्टडी फ्रेम होगी। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर्स। नाउ आज का जो डिस्कशन है अगर सम अप करें तो हमने 143 सब क्लॉज 1 देखा, 143 सब क्लॉज 2 देखा है। 143 सब क्लॉज 1 क्या था? इट वॉज फॉर फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ पावर्स ऑफ ऑडिटर, उसके बाद पावर्स ऑफ ऑडिटर 143 सब क्लॉज 1 में ही ड्यूटी ऑफ इंक्वायरी देखा है। ड्यूटी ऑफ इंक्वायरी में उसका एक्रोनिम देखने के बाद हम लोगों ने ऑडिटर का ड्यूटी टू रिपोर्ट टू मेंबर्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो देखा है। उसके बाद ऑडिटर्स ड्यूटी टू स्टेट व्हाट ही हैज इंक्वायर्ड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट वो देखा है। और उसी के अंदर सच अदर मैटर्स प्रिस्क्राइब्ड जो हमने देखा था, अदर मैटर प्रिस्क्राइब्ड दैट इज कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में जो मर्द वाले मैटर्स है उसमें स्पेसिफिकली क्या था, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स वो देखा। अरे बोलो, जो डिस्कशन है रिपोर्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड्स बाय ऑडिटर्स 143 सब क्लॉज 12 हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे।